वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ आदर्श नवोदय एजुकेशन ग्रुप। अभी तक हम लोगों ने जो प्रिज्म है उसके लिए आपतन कोण और विचलन कोण के बीच में ग्राफ खींचा था और उसके एक्सपेरिमेंट को ब्रीफ में समझाने का प्रयास किया था। अब हम लोग प्रिज्म के लिए जिस पदार्थ का बना है उसका अपवर्तनांक ज्ञात करने का फॉर्मूला देखेंगे। देखिए प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक, प्रिज्म जिस मटेरियल का बना है उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होगा उसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो पहले डायग्राम देखेंगे इसका। ये कोई प्रिज्म ABC है जहां BC इसका आधार है और A प्रिज्म कोण है। इस पर कोई प्रकाश किरण इस प्रकार आपकी होती है। जिसका जो आपतन कोण है वो I है। डायग्राम को ध्यान से समझेंगे, इसी से पूरा आपको समझ में आएगा। आपतित किरण को आगे मैंने डैश करके बढ़ा दिया। जैसे ही किरण माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुक जाएगी और अभिलंब के साथ जो बना हुआ कोण है ये कहलाएगा आपका प्रथम पृष्ठ का अपवर्तन कोण R1। जैसे ही सघन माध्यम से आगे विरल माध्यम में जाएगी प्रकाश किरण, यहाँ पर मैंने दूसरा अभिलंब खींच दिया N2। अब अपवर्तन के बाद सघन से जब विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर हट जाएगी। फिर से समझेंगे इसको। आपतित किरण को मैंने आगे बढ़ा दिया, निर्गत किरण को पीछे बढ़ाया गया। ये जो एंगल बनता है ये कहलाता है आपका विचलन कोण। दूसरे पृष्ठ के लिए जो अपवर्तन कोण R1 मान लिया, ये निर्गत कोण अभिलंब के साथ बना हुआ कोण ये निर्गत कोण हो गया E। अब देखिए क्या होगा इसमें। ये एंगल कुछ मान लीजिए कि अल्फा है और ये एंगल बीटा कंसीडर कर लीजिए। ये μ1 है और दूसरी तरफ भी μ1 है, जिसको एयर या वैक्यूम मान लें तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी और इस पदार्थ का अपवर्तनांक 0 के बराबर मैंने μ मान लिया। कंसेप्ट क्या है इसका, इसके कंसेप्ट को समझेंगे। सबसे पहले ये जहाँ तक करता है इस पॉइंट में मैंने P मान लिया गया, पॉइंट P हो गया, ये पॉइंट Q हो गया। यहाँ पर इस पॉइंट को मैंने R मान लिया। अपवर्तनांक ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले APEQ इस त्रिभुज को लेंगे, इसके बाद PQE इस त्रिभुज को, इस चतुर्भुज को लेंगे और इस त्रिभुज को लेंगे। इसके बाद क्या करेंगे देखते जाइए स्टेप बाय स्टेप। सर्वप्रथम चतुर्भुज APEQ में चतुर्भुज APEQ हमें पता है चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, यानी कोण A प्लस कोण P प्लस कोण E प्लस कोण Q बराबर 360 डिग्री हो जाएगा। ये जो बिंदु P है या इस पृष्ठ पर अभिलंबवत आती है, क्योंकि लंब है और ये भी अभिलंब है। तो जो एंगल P है और जो एंगल Q है ये दोनों 90 डिग्री हो जाएंगे। तो एंगल A प्लस 90 प्लस E प्लस 90 बराबर 360। एंगल A प्लस एंगल E बराबर 90 90 180 उधर चला जाएगा तो 360 माइनस 180। तो एंगल A प्लस एंगल E इज इक्वल टू बन जाएगा 180 डिग्री। इक्वेशन नंबर पहली बन गई। इसके बाद त्रिभुज PEQ को लिया जाएगा। त्रिभुज PEQ में त्रिभुज
PE QE। त्रिभुज के पीओ कोण का योग होता है आपका 180 डिग्री, यानी R1 प्लस R2 प्लस E बराबर 180 डिग्री। इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गया, R1 प्लस R2 प्लस एंगल E। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को अगर देखेंगे 180 एंगल E ए के स्थान पर R1 प्लस R2 है, तो अगर हम इसकी तुलना करते हैं तो ए बराबर R1 प्लस R2 हो जाएगा। समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर एंगल ए बराबर हो जाएगा R1 प्लस R2। मैंने आपको बताया था न्यूनतम विचलन कोण, न्यूनतम विचलन कोण की स्थिति पर R1 और R2 बराबर होते हैं, E और आपका I ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो न्यूनतम विचलन की स्थिति पर, न्यूनतम विचलन की स्थिति पर एंगल R1 बराबर एंगल R2, इसको मैंने R मान लिया, एंगल ए बराबर हो गया 2R या R बराबर हो गया एंगल ए अपॉन 2। ये एंगल ए की वैल्यू 2R या R की वैल्यू ए अपॉन 2 आ गया। अब I की वैल्यू निकालेंगे और स्नेल के नियम में रख दिया जाएगा, आंसर आ जाएगा। सिंपल से इसका तरीका है। एंगल E को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग त्रिभुज PQR को लेंगे। इस त्रिभुज PQR में बहिष्कोणीय प्रमेय लगाएंगे, यानी त्रिभुज का बहिष्कोण डेल्टा बराबर अंतः सुदूर अंतर दोनों कोणों का योग, यानी अल्फा प्लस बीटा को डेल्टा के बराबर हो जाएगा। ये देखिए ऐसे बना हुआ है, ये ट्रायंगल है, ये आपका डेल्टा है, ये बीटा है और ये अल्फा है। अल्फा प्लस बीटा को डेल्टा के बराबर हो जाएगा। तो त्रिभुज PQR, त्रिभुज PQR में बहिष्कोणीय प्रमेय से तो डेल्टा की वैल्यू है वो अल्फा प्लस बीटा के बराबर हो जाएगा। अब आप देखिए जो I एंगल है वो इसके योग के बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों आपस में शीर्षक त्रिकोण है, तो I बराबर हो जाएगा अल्फा प्लस R1। क्योंकि I बराबर अल्फा प्लस R1, तो अल्फा इक्वल हो जाएगा I माइनस R1। दूसरा, चूंकि E का ये शीर्षक त्रिकोण है, ये एंगल E है और ये एंगल अल्फा और बीटा प्लस R1 है, E बराबर हो जाएगा बीटा प्लस R1, सॉरी R2, इसको R2 ले लेंगे, R2। यहाँ से जो वैल्यू R2 की आ जाएगी वो आ जाएगी E माइनस बीटा। R1 और R2 की वैल्यू, ये R1 है, R1 और R2 की वैल्यू को यहाँ से हम लोग इसमें रखते हैं अल्फा बीटा की वैल्यू निकालते हैं। अल्फा बीटा की वैल्यू यहाँ रखनी है, अल्फा की वैल्यू हो जाएगी I माइनस R1 और यहाँ से बीटा की वैल्यू जो हो जाएगी हो जाएगा E माइनस R2। ओके, ये अल्फा बीटा की वैल्यू को ऊपर के क्वेश्चन में रख दिया जाएगा। आता है डेल्टा बराबर अल्फा के स्थान पर क्या हो जाएगा I माइनस R1 प्लस बीटा के स्थान पर E माइनस R2, यानी डेल्टा बराबर हो गया I प्लस E माइनस R1 माइनस R2, या डेल्टा बराबर I प्लस E माइनस R1 प्लस R2 हो जाएगा। न्यूनतम विचलन की स्थिति पर अगर डेल्टा को डेल्टा M ले लिया जाए तो I जो E के बराबर होता है R1 R2 के बराबर होता है। न्यूनतम विचलन की स्थिति पर, न्यूनतम विचलन की स्थिति पर I बराबर E व R1 बराबर R2 बराबर R लिख देंगे और डेल्टा को डेल्टा M लिख दिया जाएगा, मिनिमम डेविएशन। तो डेल्टा M बराबर हो जाएगा I प्लस I 2I माइनस 2R। 2R को A लिखा जा सकता है,
तो डेल्टा एम बराबर हो गया आपका 2i माइनस ए। आई को निकालना है तो डेल्टा एम प्लस ए बराबर 2i बन जाएगा। तो यहाँ से आई की जो वैल्यू है वो बन जाएगी डेल्टा एम प्लस ए अपॉन 2। ये आई की वैल्यू आ गई। आर की वैल्यू आपको पहले से निकाल चुके हैं। दिस इज आर एंड दिस इज आई। अब स्नेल का नियम लगा देंगे। स्नेल के नियम से क्या हो जाएगा, 10 रुपये साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू होता है 1 म्यू टू या म्यू टू अपॉन म्यू 1 या म्यू अपॉन 1। जबकि एयर में अगर ये पानी के अंदर होता तो म्यू 1 की भी कुछ वैल्यू होती, वो वैल्यू यानी पानी का क्वथनांक लिख दिया जाता है। ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर ये म्यू की वैल्यू आ गई साइन आई अपॉन साइन आर। तो आई की वैल्यू है डेल्टा एम प्लस ए। तो साइन डेल्टा एम प्लस ए अपॉन 2 अपॉन साइन आर की वैल्यू ए बाई 2। साइन ए बाई 2 बराबर आ गया म्यू। यही कहलाता है प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक। यहाँ पर आपको ए की वैल्यू डेल्टा एम की वैल्यू दी जाएगी। ये वैल्यू यहाँ पर लिख दी जाएगी तो हमें प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक प्राप्त हो जाएगा। तो ये इस टॉपिक का रिजल्ट है। इसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में आप डाल दीजिए, वो मैं आपको क्वेश्चन दोबारा समझा दूंगा। अब इसमें थोड़ा सा इंप्लीमेंट हो जाते हैं न्यूमेरिकल के हिसाब से कि अगर ये एंगल बहुत छोटे हो, प्रिज्म बहुत पतला हो, लगभग 5 डिग्री या उससे भी छोटा हो, तो ऐसी स्थिति पर हम क्या करेंगे। तो देखिए इसको मैं हटा देता हूँ। छोटे कोणों के लिए साइन आई अप्रॉक्स आई का साइन आर अप्रॉक्स आर हो जाएगा। तो यूँ कह दो कि डेल्टा एम प्लस ए अपॉन 2 को साइन डेल्टा एम प्लस ए अपॉन 2 लिखा जा सकता है। साइन हट जाएगा यहाँ से, तो आई को क्या लिखोगे डेल्टा एम प्लस ए अपॉन 2 अपॉन ए अपॉन 2 बराबर यू। दो से दो कट जाएगा, डेल्टा एम प्लस ए अपॉन 2 बराबर यू। दो का यहाँ मल्टीप्लाई करा देंगे, सॉरी ए का यहाँ मल्टीप्लाई करा देंगे तो म्यू ए हो जाएगा बराबर डेल्टा एम प्लस ए। म्यू ए मल्टीप्लाई नहीं माइनस ए इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा एम। ए कॉमन ले लेंगे तो म्यू माइनस 1 बराबर डेल्टा एम। यानी डेल्टा एम का फॉर्मूला आ गया ए म्यू माइनस 1। यह भी आपका एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट है कि अगर छोटे एंगल से हम बात करेंगे तो वहां पर इस फॉर्मूला को हम लोग डायरेक्ट यूज में लेंगे। ध्यान रखिएगा, इस तरह से इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। एक इसमें मैथमेटिकल एनालिसिस भी होता है, उसके अकॉर्डिंग भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो उस मैथमेटिकल एनालिसिस को मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। उसमें भी आप थोड़ा फोकस कर सकते हैं। फॉर्मूला यही लाना है, काम यही करना है हमको, लेकिन एनालिसिस जो होगा वो मैथमेटिकल होगा, डायग्राम से हट के होगा। वहाँ पर हमें जो ये डेल्टा की वैल्यू है, इस वैल्यू को लेकर के चलना होगा। डेल्टा की वैल्यू क्या होगी, डेल्टा की वैल्यू होगी आपका डेल्टा बराबर आई प्लस ए माइनस, इसको लिख दूंगा मैं 2r या a लिख देंगे और फिर वहाँ से हम उसको कैलकुलेशन में लाएंगे। तो देखिए कैसे, इसको मैं हटा देता हूँ, कोई प्रॉब्लम हो तो आप बता दीजिए इसमें।
गणितीय विश्लेषण, मैथमेटिकल एनालिसिस लेते हैं यहाँ पर। अगर हम तो चूंकि डेल्टा की वैल्यू आ गई आई प्लस ई माइनस 2r, या जिसको आप ए लिखते हैं वो चीज आ जाएगी यहाँ पर। तो यहाँ डेल्टा बराबर दिया मैंने अंडर रूट आई का स्क्वायर प्लस अंडर रूट ई का स्क्वायर माइनस ए, या जिसे आप 2r लिख रहे हैं क्योंकि अभी मैंने कैलकुलेट किया था। यहाँ पर मैंने अंडर रूट आई का स्क्वायर प्लस अंडर रूट ई का स्क्वायर, यहाँ पर मैंने 2 अंडर रूट आई ई जोड़ दिया या घटा दिया पहले, और 2 अंडर रूट आई और ई मैंने जोड़ लिया माइनस ए कर दिया। ये जो वैल्यू है ये मैंने ऐड भी करना घटा भी दी। ओके, अब ये देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट आई अंडर रूट ई, ओवर बन गया। ये डेल्टा बराबर हो जाएगा आपका अंडर रूट आई माइनस अंडर रूट ई का होल ऑफ स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट आई इंटू ई माइनस ऑफ ए। अगर डेल्टा की वैल्यू आपको मिनिमम लेनी है, अगर डेल्टा की वैल्यू आपको मिनिमम लेनी है तो देखिए, अगर ये वैल्यू माइनस में आएगी तो स्क्वायर होने पर प्लस में, अगर ये वैल्यू प्लस में है तो स्क्वायर होने पर प्लस रहेगा ही। तो इस पूरे टर्म में कुछ ना कुछ ऐड हो जाएगा। अंडर रूट आई माइनस अंडर रूट ई की अगर कुछ भी वैल्यू होगी, भले ही माइनस में हो या प्लस में हो, तो ये कुछ ना कुछ वैल्यू इसमें ऐड होगी तो वैल्यू बढ़ जाएगी। अगर ये जीरो हो जाए, अगर ये वैल्यू जीरो हो जाए तो डेल्टा की वैल्यू मिनिमाइज हो जाएगी, कम से कम हो जाएगी। तो डेल्टा के न्यूनतम मान के लिए ये टर्म जीरो हो जाए, अंडर रूट आई माइनस अंडर रूट शुड बी जीरो। तो यूँ कह दो कि अंडर रूट आई बराबर अंडर रूट ई होना चाहिए। ओके, तो डेल्टा मिनिमाइज अगर करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये जीरो हो जाएगा प्लस 2 अंडर रूट आई, और ये ई के बराबर है तो दोनों आई लिख दिया माइनस ए। यूँ कह दो डेल्टा एम बराबर ये बन गया 2 और आई का स्क्वायर, आई बन जाएगा माइनस ए, माइनस ए उधर आया, डेल्टा एम प्लस ए बराबर 2i, या आई की वैल्यू हो गई डेल्टा एम प्लस ए अपॉन 2। ये वही वैल्यू आ गई जो मैंने निकाली थी न्यूनतम विचलन के लिए। अब स्नेल के नियम में आई और आर की वैल्यू रख देंगे तो म्यू बराबर हो जाएगा साइन आई अपॉन साइन आर। आई की वैल्यू हो गई आपका डेल्टा एम प्लस ए अपॉन 2 और साइन ए अपॉन 2। ये मैथमेटिकल एनालिसिस से भी हम इस म्यू की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये दोनों तरीके हैं आपके पास, जो आपको बेहतर तरीका लगता है उस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इस टॉपिक में अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, उसको हम आपको सॉल्व करके बता देंगे। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि इसका वर्ण विक्षेपण क्या होता है, कोणीय वर्ण विक्षेपण क्या है, वर्ण विक्षेपण क्षमता क्या होती है, कैसे लाइट डिस्पर्स होती है, उसके बारे में हम लोग अगले टॉपिक में स्टडी करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।